Welcome, friends. I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit all society members. The website has very simple language articles, various draft of applications, over 110 webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends over here. Today's topic is MC duties. MC means managing committee की क्या क्या duties हैं, मैनेजमेंट और क्या मैनेजिंग कमिटीज की ड्यूटीज, कर्तव्य वगैरह, पूरा मैनेजिंग कमिटी का मैनेजमेंट can it be handed over or let us say outsourced to professional agencies. Typically, if you see, before I start, I would like to also inform our friends कि आज का टॉपिक जो है इट इज ओनली फॉर प्रूडेंट एंड हम्बल सोसाइटीज who want to conduct themselves according to law. जिनको एरोगेंट नहीं होना है, एडमेंट नहीं होना है, those who do not want to threaten or be egoistic or who do not think that they are honorary or are doing a favor to society and to its members. Typically अगर आप देखेंगे तो majority of the managing committee members have a chronic habit of declaring कि do not pressurize us. हमारा काम तो ऑनरेरी है, हम ऑनरेरी हैं, तुम्हारे नौकर नहीं हैं. ये आपने कई बार सुना होगा. हम अपना फैमिली टाइम छोड़कर आते हैं सोसाइटी की सेवा के लिए. We are giving free service using our private time. This you must have heard many times, and especially if you will hear this thing. अगर आपने ऐसे एरोगेंट माइंडेड मैनेजिंग कमेटी को एक या दो प्रश्न पूछ लिया तो, या उनको ये कह दिया कि जल्दी कर दो वगैरह वगैरह. I say कि such category and arrogant minded MCs, managing committee members, are not fit for MC seats and are usually a cause of infighting. अंदरूनी विवाद करना, झगड़ा करना, तू तो मैं करना, जिस कारण से एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट हो जाता है. मैनेजिंग कमेटी मेंबर कोई जनरल मेंबर से तू मैं करती है, कंप्लेंट्स जाते हैं वगैरह. फिर उनका मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स जो है, सोसाइटी का फंड्स जो खाया हुआ है वो सामने आने लगता है. सोसाइटी का क्या क्या नुकसान हुआ, मेंबर को क्या क्या परेशानी हुई, ये सब चीज सामने आने लगती है. ये होने से सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी सफोकेटेड फील करते हैं, घुटन फील करने लगते हैं, और they start getting unsatisfied due to their own ego. कुर्सी की एक पावर अथॉरिटी की वजह से. ये क्यों होता है? उनको ऐसा लगता है कि
they can do everything whatever they want to. They feel that they want to do everything. Maybe मुझे हर चीज में अपना टांग उड़ाना है, इंटरप्ट करना है, हर चीज मैं करूंगा. इट मे बी फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट, उनका खुद का कुछ मतलब होता होगा उसके अंदर. आप कुछ मैनेजिंग कमेटी जब सोसाइटी ज्वाइन करती है, मैनेजिंग कमेटी मेंबर बनती है, तो उनको खुद को कितना नॉलेज है सोसाइटी चलाने के लिए, ये एक देखने वाली बात है. एक एक मुद्दा तो ऐसा होता है कि कुर्सी पे आएंगे तो वो छोटी छोटी चीज़ों से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, गलत वाउचर बनाएंगे, बिल बनाएंगे, सिक्योरिटी एजेंसीज को करेंगे. कोई भी काम निकला सोसाइटी में, हर बिल के पीछे कुछ ना कुछ चक्कर चलाते जाएंगे. और कई ऐसे कारण हैं. इन सभी कारणों की वजह से there is ultimately it results in gross mismanagement and dissatisfaction in society. मैनेजिंग कमेटी जो है वो एक ट्रस्टी की तरह ऑपरेट करती है सोसाइटी का. उसके ऊपर सोसाइटी का कार्यभार का जिम्मेदारी दिया हुआ है. जिस किसी के ऊपर भी कोई भी जिम्मेदारी दिया जाता है कार्यभार का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, उसको टिपिकली कानून की भाषा में ट्रस्टी बोलते हैं. MC has to ensure that functioning of MC and society does not get disturbed or hampered by few troublemakers. आपको पता है कि आपकी सोसाइटी में भी कम से कम 1% या 2% मेंबर ऐसे निकलते हैं जो ट्रबल मेकर्स होते हैं. जबरदस्ती का डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जबरदस्ती का कुछ भी छोटा मोटा बोलेंगे, ये क्यों किया, वैसा क्यों किया. मैनेजिंग कमेटी में और कोई बैठा हुआ है कार्यभार देखने के लिए, लेकिन उनको खुद को हर चीज में इंटरप्ट करना है. जनरल मेंबर्स की बात करते हैं. मैनेजिंग कमेटी तो करते ही करते हैं, लेकिन जनरल मेंबर्स भी करते हैं. और इस कारण से मैनेजिंग कमेटी मेंबर फेडअप हो जाते हैं. फिर आपने देखा होगा आपकी खुद की सोसाइटी में भी मैनेजिंग कमेटी का कार्यकाल टेन्योर जो है वो 5 साल का है. लेकिन अगर आप पिछले एक टेन्योर या 2 टेन्योर यानी 5 से 10 साल का अगर आप एनालिसिस करोगे तो आप ये देखोगे कि 50% मैनेजिंग कमेटी मेंबर अपने टर्म के टाइम पे, 50 नहीं ज़्यादा भी, रिजाइन कर देते, कुछ ना कुछ बहाने से रिजाइन कर देते. सोसाइटी में रहते रहते रिजाइन करते. अपना वो फ्लैट बेच बाज के निकल गया तो बात अलग है, लेकिन नहीं, टेंशन ज़्यादा है, परेशान ज़्यादा है, फैमिली में टाइम नहीं दे पा रहे हम लोग हमको परेशान कर रहे हैं, लोग धमकी दे रहे हैं हमको, वगैरह वगैरह. ये सारे कारण हैं जिसके वजह से मैनेजिंग कमेटी को खुद लगने लगता है कि मैं अभी छोड़ देता हूँ, रिजाइन कर देता हूँ. ये कारण क्यों होता है कि आप मैनेजिंग कमेटी मेंबर हर चीज में इन्वॉल्व होना चाहती है, हर मेंबर से डीलिंग करना चाहती है. ये सब कामों के लिए आप सोसाइटी का एक मैनेजर को रखो या सुपरवाइजर को रखो, लेकिन मैनेजिंग कमेटी शुड नेवर एवर गेट इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेटिंग और हैंडलिंग जनरल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. लेट द मैनेजर हैंडल ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मेंबर्स. छोटी सी चीज लेके बड़ी सी बड़ी चीज. मैनेजिंग कमेटी को कोई फोन नहीं लेना है, किसी को मिलना नहीं है, और इसका काम भी नहीं है. एक्चुअली देखा जाए तो जनरल बॉडी के मेंबर से मिलना और उनका प्रॉब्लम समझना या उनको करना, वो सब काम है ही नहीं मैनेजिंग कमेटी का. मैनेजिंग कमेटी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्निंग अथॉरिटी. इट इज नॉट ए कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी कि भाई चलो आपका क्या दुख दर्द है हम उसको सॉल्व करते हैं. आपको जो रिक्वायरमेंट है अर्जी लिख के दो मैनेजर को, मैनेजर को पावर डेलीगेट कर दो कि आपको ये सारी करना है. वेरी एसेंशियल जो है वही अर्जी हमारे पास में आएगी. इन अदर वर्ड्स, मैनेजिंग कमेटी शुड स्ट्रेटेजिकली रिमेन अनरीचेबल एंड मे इंटरैक्ट ओनली इन ए जनरल बॉडी मीटिंग, मतलब एजीएम में और एसजीएम में. आप ये ध्यान रखें कि जनरल बॉडी
मैनेजिंग कमेटी को छोड़ के जितने भी मेंबर्स हैं उनके जो लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनका जो राइट्स है वो बहुत लिमिटेड है, वेरी वेरी लिमिटेड. मैनेजिंग कमेटी इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेंबर्स. सारे मेंबर्स, वो खाली 1 या 2% ट्रबल मेकर्स ने आपको इलेक्ट नहीं किया है, आपको पूरी सोसाइटी ने इलेक्ट किया हुआ. एंड मैनेजिंग कमेटी हैज सोल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्निंग राइट्स. सोल का मतलब है सिर्फ और सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स है, इट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली एंड ओनली बाय द एमसी एंड नॉट बाय जनरल बॉडी. जनरल बॉडी आपको ये नहीं बोल सकता है कि सिक्योरिटी का टाइमिंग चेंज कर दो, लिफ्ट का ये कर दो, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है वगैरह वगैरह. इन अदर वर्ड्स, जनरल बॉडी मेंबर्स कैनॉट डिक्टेट या डायरेक्शंस आप मैनेजिंग कमेटी को नहीं दे सकते. मैनेजिंग कमेटी का जो अथॉरिटी है वो सेक्शन 2(20), 154B-1(9) एंड सेक्शन 73 में डिफाइंड है. अगर कुछ कानून की बात करें तो ये थोड़ा समझना, आज का विषय के बारे में ऐसा समझना चाहिए कि आपकी जो सोसाइटी है, इट इज डिफाइंड एज ए कॉर्पोरेट बॉडी. अंडर सेक्शन 36 it is defined as a corporate body, and society has been given autonomous functioning authority. It is an autonomous functioning body under section 2(27). This autonomous authority is also given under the constitutional amendment number 97 of 2011. वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2011 में, उसके बाद में एमसीएस एक्ट 2013 में अमेंडमेंट हुआ, और ये 227 सेक्शन में 2(27) सेक्शन में क्लियर कट लिखा गया कि सोसाइटी इज एन ऑटोनोमस फंक्शनिंग बॉडी. एक और सेक्शन है सेक्शन 2(7). कमेटी का मतलब क्या होता है कि कमेटी इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द गवर्निंग बॉडी. कमेटी मीन्स द कमिटी ऑफ मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मतलब सोसाइटी में आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सोसाइटी. यह जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी है तो उसी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए या मैनेजिंग कमेटी अपॉइंट करना चाहिए. आप आइदर ऑफ इट या दोनों अपॉइंट कर सकते हो. इट इज ए गवर्निंग बॉडी. कमिटी मीन्स द गवर्निंग बॉडी. एक और शब्द दिया हुआ है, कमिटी मीन्स अदर डायरेक्टिंग बॉडी इन विच द मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी अफेयर्स इज इंटरेस्टेड टू. मतलब कोई भी बॉडी को गठित किया हुआ है, जैसे मैनेजिंग कमेटी एक बॉडी गठित किया हुआ है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको गठित किया हुआ, और कोई गवर्निंग बॉडी है उसको गठित किया हुआ, जिसके ऊपर आपने जिम्मेदारी दे दिया है सोसाइटी का मैनेजमेंट और अफेयर्स देखने के लिए. ब्रैकेट 227 में क्लियर कट लिखा हुआ है. अब आते हैं एक और सेक्शन, एक या दो ही सेक्शन है. सेक्शन 2(20). 2(20) में लिखा हुआ है ऑफिसर. ऑफिसर का मतलब लिखा हुआ है पर्सन इलेक्टेड और अपॉइंटेड. अब इलेक्टेड कौन है? आपकी वो जो मैनेजिंग कमेटी है उसको आपने चुना है, पर्ची डाल के अंगूठा लगवा के यहाँ पे निशानी करवा के उसको आपने चुना हुआ है. और इलेक्टेड और अपॉइंटेड. और अपॉइंटेड का मतलब है जैसे अभी हाउसिंग सोसाइटी का चैप्टर में ऐसा लिखा हुआ है कि आप किसी को कोऑप्ट भी कर सकते हैं. तो कोऑप्ट करने का मतलब है उसको इलेक्ट नहीं किया हुआ है, उसको आप अपॉइंट कर रहे हो मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में. टू एनी ऑफिस, कोई भी ऑफिस हो सोसाइटी का उसके लिए. और ऑफिस बेरर का मतलब यह है कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट
मतलब अभी टिपिकली आज के दिन में हम सोसाइटी में देखते हैं कि चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, लेकिन एक्ट के हिसाब से आप चेयरमैन कर सकते हो, वाइस चेयरमैन भी कर सकते हो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी हाउसिंग सोसाइटी है तो हम उसके अंदर प्रेसिडेंट नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्योंकि वो एक्ट में लिखा हुआ है। मैनेजिंग डायरेक्टर भी लिखा हुआ है। ऑफिसर मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, एनी मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमिटी। और अब नवा एक मजेदार चीज है, ऑफिसर मीन्स एनी अदर पर्सन by whatever name called, elected or appointed under this act. And the most important thing is to give directions in regard to the business of such society. इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप देखिए कि सोसाइटी को ऑटोनोमस फंक्शनिंग अथॉरिटी दिया। इसका मतलब है कि आप सोसाइटी के अंदर कुछ भी कार्य करते हो, बिजली, स्वीपर, गार्डनिंग, ये वो वगैरह वगैरह कुछ भी करते हो, तो उसमें आपका ऑटोनोमस फंक्शनिंग है। उसके अंदर आपका डेप्यूटी रजिस्ट्रार या कोऑपरेटिव कोर्ट या और कोई कोर्ट या और कोई अथॉरिटी उसमें डायरेक्शंस नहीं दे सकता है कि आप को ये अपॉइंट करना है या इसी सिक्योरिटी को अपॉइंट करना है या इतने टाइम को करना है या इतने नंबर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स अपॉइंट करने हैं। वो सब अलाउड नहीं है किसी को बोलना, क्योंकि आपको ऑटोनोमस फंक्शनिंग अथॉरिटी दिया हुआ। ऑटोनोमस फंक्शनिंग का तो मतलब कि इतना कार्यभार मैं अपने मन मर्जी से कर सकता हूँ। मन मर्जी से कौन कर सकता है? मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी क्यों कर सकता है? क्योंकि उसको जनरल बॉडी ने इलेक्ट किया हुआ है ये सब काम करने के लिए। ये सेक्शन 220 में लिखा हुआ है। I have already described to you section 222(27), but I will still give it because आज का विषय इस सेक्शनों से जुड़ा हुआ है। सेक्शन 2(27), सोसाइटी मीन्स an autonomous association of purposes to further their common needs and aspirations. To meet their common needs, मेरा कोई कॉमन नीड है, पानी सप्लाई है, बिजली है, सिक्योरिटी है, गार्डन है, स्वीपर है, पार्किंग है वगैरह, ये हमारा कॉमन नीड्स है। और उसके अलावा अगर हम और कुछ करना चाहते हैं, एस्पिरेशंस, तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे आपने ये सोचा कि मेरे लिफ्ट के बगल में मैं एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगा देता हूँ। कोई सोसाइटी कोई आता है, बोलता है कि आपका 20 माले की बिल्डिंग है, लिफ्ट के बगल में हम 2x4 का एक बोर्ड लगा देते हैं, मूविंग बोर्ड, हमारा एडवर्टाइजमेंट होता रहेगा, हम आपको इतना पैसा दे देंगे। कोई बोलता है कि आपके 40 माले के टावर है, अच्छे लोकेशन पे मोबाइल टावर लगाने को दो हमको। कोई बोलता है कि होर्डिंग लगाने दे दो। कोई बोलता है कि अंदर एक छोटा कैंटीन रन करने को दे दो। कोई बोलता है एक छोटा फ्रूट स्टॉल रन करने को दे दो। कोई बोलता है छोटा एक भाजी का स्टॉल लगाने दे दो। कुछ भी कॉमन एस्पिरेशन होना चाहिए, कॉमन नीड्स होना चाहिए। ये सारे आप सोसाइटी में आप कर सकते हो। ये सब चीजों को करने के लिए जैसे अभी मैनेजिंग कमेटी का फंक्शन दिया हुआ है, तो आप मैनेजिंग कमेटी का फंक्शन के लिए बायलॉज का रेफरेंस करते हो। Just hold a minute, please, friends. 1 minute, please. Okay. So now when we come कि आप अपना सोसाइटी का, अपना खुद का लोड कम करने के लिए
अपने खुद की जिम्मेदारी ना लेने के लिए, जैसे बड़ी सोसाइटीज होती है, जो चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर वगैरह हैं, टिपिकली वो लोग हर मेंबर का कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक टीम रखी हुई ऑफिस में, विच मीन्स मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, 1 or 2 clerks, a peon, maybe a supervisor, depending on how big your society is. Many big societies, they engage the services of in-house plumber, in-house electrician, उसको परमानेंटली पगार के बेसिस पे रखा हुआ है, मैनेजर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, गार्डनर है, एसटीपी प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ऑपरेटर है। ये सारी चीजें आप सोसाइटी का करते हैं और सोसाइटी इसी तरह मैनेज करती है। लेकिन हर चीज में मैनेजिंग कमेटी नहीं घुसती है। मैनेजिंग कमेटी का टिपिकली काम है कि इस महीने में एक्ट जो बायलॉज डिफाइन करते हैं कि महीने में एक पर्टिकुलर मीटिंग करो और आगे बढ़ो। आपके सोसाइटी के मैनेजर या सुपरवाइजर ये वगैरह उसको डायरेक्शन दे दो, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है, और आप आगे बढ़िए करके। अभी आप ये देखिए कि जो इलेक्ट्रिशियन का काम है सोसाइटी का, क्या वो मैनेजिंग कमेटी खुद करती है? स्क्रू टाइट करती है, वायरिंग करती है, ये करती है, वो करती है? वो खुद नहीं करती है, उसको आउटसोर्स कर दिया है और किसी को। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपकी सोसाइटी है तो हाउस कीपिंग एजेंसी रखा हुआ है आपने, आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के लिए आपने आपका एक एजेंसी रखा हुआ है जिसको आपने आउटसोर्स कर दिया है। भाई 500 मेंबर की सोसाइटी है, आप खुद लिखने पढ़ने नहीं बैठ सकते तो और किसी को दे दिया वो काम, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। मैनेजिंग कमेटी खुद वो नहीं करने बैठ रही है, बिल बनाना, रिकंसिलेशन करना, चेक डिपॉजिट करना, वो एजेंसी का आदमी आता है, करता है और चला जाता है। उतना लेवल तक मैनेजिंग कमेटी को सरदर्द नहीं लेने की जरूरत है। लीगल काम है, लीगल काम अपना एक लीगल एडवाइजर रखा हुआ है, एक लीगल कंसल्टेंट रखा हुआ है, या जो भी रखा हुआ है वो देखता है। अभी अगर आप बायलॉज में देखेंगे तो लिफ्टमैन रखा हुआ है, तो एक एजेंसी को आप दे सकते हैं, वो एजेंसी आता है, वो अपना स्टाफ लेके आता है, पूरा सोसाइटी का मैनेजमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। वॉचमैन हो गया, माली हो गया, बाकी और सोसाइटी के हो गए। आपका ऑडिट कौन करता है? मैनेजिंग कमेटी नहीं करता है ऑडिट, ऑडिटर करता है, वो काम दूसरे को आउटसोर्स किया हुआ है। अकाउंट्स लिखने का काम क्या वो मैनेजिंग कमेटी करती है? नहीं, वो मैनेजर करता है, या तो सोसाइटी में अगर अकाउंटेंट रखा हुआ है तो वो करता है। कई चीजें हैं सोसाइटी में जो आप सिंपली आउटसोर्स कर सकते हो, आपको करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पानी का काम, अभी अगर आपने एक एजेंसी को अपॉइंट कर दिया मैनेजिंग कमेटी का ड्यूटी को देखने के लिए, तो जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको जो सेक्शंस और कानून बताए, उसके अंतर्गत कानूनी तौर से ये किया जा सकता है, विच मीन्स कि मैनेजिंग कमेटी का हर फंक्शन एक्सेप्ट फॉर साइनिंग ऑन द बैलेंस शीट, साइनिंग ऑन द चेक्स भी आप वो जो सोसाइटी मैनेजमेंट एजेंसी है उसको आप हैंड ओवर कर सकते हो। उसको आप लिमिट कर सकते हो कि भाई मैनेजर रखना है तो इतना पगार पाने के ऊपर नहीं देना है, इसके ऊपर खर्चा होगा तो आपको मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, उसमें आप अटेंड करोगे, उसमें आप अपना रिपोर्ट दोगे और फिर मैनेजिंग कमेटी में उस डिसाइड करके आगे बढ़ेगी। दिस इज हैपनिंग इन ऑल द बिग कंपनीज ऑल्सो। आप कोई भी कंपनी ले लो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ले लो, लिमिटेड कंपनी ले लो, वो डायरेक्टर और कहीं बैठा हुआ है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरमैन वो और कहीं बैठा हुआ है, लेकिन बाकी सब काम वो आउटसोर्स किया हुआ है उसने। सिक्योरिटी का काम मैनेजिंग कमेटी तो करता नहीं है, झाड़ू पोछे का काम तो मैनेजिंग कमेटी करता नहीं है,
हाउसकीपिंग का भी नहीं करता है, अकाउंट्स का भी नहीं करता, वो सब काम और किसी को सौंपा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, मैनेजिंग कमेटी का हर काम आप और किसी को दे सकते हो। कई सोसाइटी में एएमसी आपने किया हुआ है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, विच इज इक्विवेलेंट टू गिविंग अवे द सोसाइटी वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी टू डू इट। लेकिन आप उसके अंदर बीच में अपना इंटरप्शन, नॉन स्टॉप इंटरप्शन नहीं कर सकते। कोई आपका सुनेगा नहीं, फिर आपको खुद दुख होएगा उस चीज का, आपको खुद काम का प्रेशर आएगा, घर बार छोड़ के आप आएंगे, फिर आप यही एक्सक्यूज लेने वाले कि मैं अपना घर का काम छोड़ के आके यहाँ पे देखता हूँ, हम सोसाइटी के लोगों के ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं। वो करने की आवश्यकता नहीं है। आपका स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल का काम आपको हाउसकीपिंग स्टाफ को दिया हुआ है, वो एजेंसी को अपॉइंट किया हुआ है। आपके अगर सोसाइटी में अड्डा सॉफ्टवेयर है या सोसाइटी हाइव करके कोई एजेंसी उसका सॉफ्टवेयर है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो आपने वो आउटसोर्स कर दिया उसको। सिक्योरिटी एजेंसी आप खुद नहीं अपॉइंट करते हो। अभी इट इज नेसेसरी, लीगली नेसेसरी टू अपॉइंट ए सिक्योरिटी एजेंसी only from government approved security agency. There is a act called private security agency, पसारा बोलते हैं उसको। आपका जिम है, जिम चलाने के लिए आपने और किसी को दिया है। आपका एसी का काम है और किसी को दिया हुआ है, आप खुद नहीं करने को बैठ रहे हो। आपका रीडेवलपमेंट करते हो तो आप खुद नहीं करने बैठ रहे हो, वो आपने डेवलपर को दे दिया। आप खाली एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्निंग अथॉरिटी का काम करो। आप सेल्फ रिडेवलपमेंट खुद नहीं कर सकते हो। आपको उसके लिए आर्किटेक्ट अपॉइंट किया आपने, आपको उसके लिए आपने पीएमसी अपॉइंट किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जिसको कहते हैं। कुछ काम है तो आप बीएमसी को कोऑर्डिनेशन करना है तो आप उसके लिए कंसल्टेंट्स अपॉइंट करते हो, आप खुद नहीं कुछ कर रहे हो। तो हर चीज में आप इंटरप्ट क्यों करना चाहते हो? मैनेजमेंट का जो काम है वो सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए रखो खाली। आपका मेजर सिविल रिपेयर जब आप सोसाइटी में करते हो तो क्या करते हो? आप पहले आर्किटेक्ट को अपॉइंट करते हो, स्ट्रक्चरल इंजीनियर को अपॉइंट करते हो, एक प्रपोजल बनता है, वो आपका सर्टिफाइड आर्किटेक्ट है वो बनाता है, वो कोटेशंस इनवाइट करता है, टेंडर आप नहीं इनवाइट कर रहे हो, वो आर्किटेक्ट के सिग्नेचर के अंडर में इनवाइट होता है। वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर आता है जब भी, तो आप उसका जो प्रोजेक्शन शीट्स बनाते हो, कंपैरेटिव कोटेशंस बनाते हो, वो आप नहीं बना सकते। यू आर नॉट टेक्निकली क्वालिफाइड, है ना? एज ए मैनेजिंग कमिटी, एम आई टेक्निकली एन आर्किटेक्ट और एन इंजीनियर और ए पीएमसी? नो सर, आई एम नॉट। So those technically qualified people only we check out. Your work is only to consider the recommendation of all these agencies and then act, give your yes or no, but not keep on interrupting. The moment आप keep on interrupting करने को शुरू करोगे, कुछ समय के बाद में आपको ऐसा लगेगा मैनेजिंग कमेटी छोड़ो, रिजाइन कर दो, बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, मेंबर परेशान कर रहे हैं। मेंबर का कम्युनिकेशन आया, let the management agency, not managing committee, ऑफिस एजेंसी, उसको हैंडल करने दो। मेंबर बोलता है मेरे को 20 साल का रिकॉर्ड दो, वो एजेंसी को हैंडल करने दो, आपके ऊपर पेनल्टी नहीं आएगी क्योंकि आप ऑफिसर नहीं हो। ऑफिसर का डेफिनेशन मैनेजिंग कमेटी का हर मेंबर है एंड ऑल्सो एनी एजेंसी दैट इज अपॉइंटेड, है ना? एक्ट में लिखा है इलेक्टेड और अपॉइंटेड। So you can just simply say he is appointed, he is responsible. कुछ सोसाइटी में गड़बड़ होती है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, कोई सिविल एक्टिविटी होती है, कोई कंज्यूमर कोर्ट का एक्टिविटी होती है, सारा का सारा आप उस एजेंसी के गले पे आप इजीली ढकेल सकते हैं। ये सारे एक्ट, रूल्स, बायलॉज में भी लिखा हुआ है, बट कानूनी भाषा में लिखा हुआ है। बट आप मैनेजिंग कमेटी का आउटसोर्सिंग कर सकते हो मैनेजमेंट। वो मैंने आपको जो अभी सेक्शंस बताए, जैसे उदाहरण के तौर पे आई टोल्ड यू सेक्शंस 2(7), 2(20) एंड 2(27), ये सब चीजों में आप कर सकते हो। अभी आपका इनकम टैक्स फाइलिंग करना है तो क्या मैनेजिंग कमेटी खुद करती है इनकम टैक्स फाइलिंग?
टीडीएस रिटर्न्स वगैरह वो किसी एजेंसी को दिया हुआ है आपने, जीएसटी फाइलिंग, जीएसटी कैलकुलेशंस. I do not know. I am not a GST consultant, so I cannot file. So I have to give it to some agency. बीएमसी प्रॉपर्टी टैक्स का कोई डिस्प्यूट होता है, या प्रोफेशन टैक्स का कोई डिस्प्यूट होता है, या एनी टैक्स नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स का डिस्प्यूट होता है, तो आप ये खुद जाना आना करते हो. आपका बजट नहीं है अगर, या आपको हर चीज में अपनी टंगड़ी फंसानी है, तो आप जाते हो करते. लेकिन अल्टीमेटली रिमेंबर दैट वन फाइन डे आप खुद परेशान होगे, आपकी होशियारी निकल जाएगी, और आप यही अल्टीमेटली और किसी को काम हैंडओवर करने वाले हो. मेंबरशिप का ट्रांसफर फाइल्स भी आप इस एजेंसी को सपुर्द कर सकते हो. ये करने के लिए क्या कुछ बायलॉज में अमेंडमेंट छोटा मोटा करने से काम हो सकता है? यस, बायलॉज का अमेंडमेंट आप कर सकते हो. जहां मैनेजिंग कमेटी का सेक्रेटरी का पोजीशन डिफाइंड है, वहां पे आप ऑफिसर या इस एजेंसी का भी फंक्शन डिफाइन करके बायलॉज को अमेंड कर सकते हो. बायलॉ का अमेंडमेंट का सेक्शन हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है अपने वेबिनार में. सेक्शन 13 रेड विथ रूल 12 में आप कर सकते हो. आपका नॉमिनी का फॉर्म अप्रूव करना, कोई भी कोर्ट केसेस अटेंड करना, ये सारा का सारा काम उस एजेंसी को आप दे सकते हो. ये सारी की सारी चीजें आज के दिन पे जो कंपनीज हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर में उनको ये दिया हुआ है. आप अपना सोसाइटी का कोई भी डिस्प्यूट है तो वकालतनामा या एथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव उस एजेंसी को बना सकते हो, मैनेजर को बना सकते हो, मैनेजिंग कमेटी मेंबर को बना सकते हो. है ना, रूल 86 में ये भी लिखा हुआ है कि आप किसी को भी एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हो. मतलब सोसाइटी के मैनेजर को बना सकते हो, या मैनेजिंग कमेटी का किसी भी मेंबर को बना सकते हो, या इवन आप जनरल बॉडी में से कोई अगर वॉलंटियर है, बोलता है कि नहीं मैं जाके हैंडल कर सकता हूँ, आप उसको भी बना सकते हो. अगर आप वकील को नहीं रखना चाहते हो तो एक कदम आगे जाएंगे तो इस एजेंसी को भी आप अपना एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बना चुके हो, अगर आपने ये पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो किया तो. This management agency can be delegated authority to sign and issue notices, do correspondence, all types of correspondences with members as authorized authority or officer under this section which I told you. The agency becomes vicariously liable. विकारियसली मतलब कोई भी एक्टिविटी किया हुआ है आपने, अगर उसका कानूनी कोई परिणाम निकलना है तो वो एजेंसी लायबल होती है. वैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है उस एजेंसी के साथ में कि आप हमारे सोसाइटी के लिए ये सारी चीजें करोगे. जैसे आप जब मेजर रिपेयर्स करते हो तो आपके आर्किटेक्ट, आपका कॉन्ट्रैक्टर, आपका सोसाइटी, आपके पेंट कंपनी का ये एक जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट जिसको आप टिपिकली समझते हैं. उसके अंदर अपना अपना रोल डिफाइंड है कि आप क्या क्या करोगे, क्या क्या नहीं करोगे. इसी तरह उस एजेंसी के साथ में भी आप डिफाइन कर सकते हो. और फिर अगर उस एजेंसी ने अगर कुछ गड़बड़ किया हुआ है तो क्रिमिनल एक्शन, सिविल एक्शन, कंज्यूमर कोर्ट एक्शन, कोऑपरेटिव कोर्ट एक्शन, बीएमसी कोर्ट और कोई भी इनकम टैक्स का कोर्ट हो या जीएसटी का कोर्ट है, वो सारे के सारे जिम्मेदारी जवाबदारी उस एजेंसी की ऊपर आप डाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द क्लॉजेस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड विद अ स्लाइट अमेंडमेंट, 1%, 2% अमेंडमेंट इन योर एग्जिस्टिंग बायलॉस. द एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मैनेजर अपॉइंट करना, कंसल्टेंट्स अपॉइंट करना, लॉयर अपॉइंट करना, पीएमसी अपॉइंट करना, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करना, एएमसी वेंडर्स को अपॉइंट करना, हर प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर्स को अपॉइंट करना, आपका जो पेस्ट कंट्रोल वाला है या एएमसी जितने भी एएमसी वाले हैं, गार्डनिंग कॉन्ट्रैक्टर, यू कैन डू एनीथिंग थ्रू दैट एजेंसी. डोंट गेट इन्वॉल्व योरसेल्फ. आपका अगर स्वीपर का काम है, सोसाइटी में स्वीपिंग करना है, बड़ी सोसाइटी है, 25 स्वीपर लगे हुए हैं, मैनेजिंग कमेटी खुद तो स्वीपिंग करती नहीं है,
उधर तो झाड़ू पोछा तो करती नहीं है, क्लीनिंग करती नहीं है, वॉशिंग तो करती नहीं है। आप अगर 25 आदमी रखोगे सोसाइटी में और कभी डिस्प्यूट हुआ या स्ट्राइक पे चले गए, उनका हक है स्ट्राइक करने का, उनका हक है पगार बढ़ाने का, देने का। लेकिन अगर आपने ये सारा काम किसी एजेंसी को हैंड ओवर कर दी तो पगार बढ़ाना, वो जो लेबर का डिस्प्यूट्स वगैरह है या छुट्टी पे चला गया, वो एजेंसी को देखना, आपको नहीं देखना है। आपके सोसाइटी में 25 स्वीपर हैं, बड़ी सोसाइटी 25 स्वीपर है और उसमें से 10 स्वीपर छुट्टी पे चला गया तो काम बाकी स्वीपर के ऊपर आप नहीं डाल सकते हो। इट विल बी वायलेशन ऑफ हिज ह्यूमन राइट्स ऑल्सो। वो आपसे दबकर काम करेगा वो बात अलग है, लेकिन कितना दिन करेगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन आप उसको लगाए रखोगे, जैसे कि टिपिकली आदत होती है सोसाइटी में। ये 4 आदमी का काम होता है लेकिन रखते हो जानबूझ के 2 आदमी। 8 घंटे की ड्यूटी होती है लेकिन उसको बोलते नहीं 2 घंटा और कर। वो गरीब आदमी है या छोटा आदमी है या मजबूर आदमी है तो वो काम करने लगता है। ये सारा काम की जिम्मेदारी, अभी वो स्वीपर से आपने जबरदस्ती काम करवाया, उसने जाके ह्यूमन राइट्स में कंप्लेंट कर दिया, उसने जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दिया, ये कुछ भी कर दिया, तो पूरी मैनेजिंग कमेटी को प्रॉब्लम में आ जाती है। सेक्शन 73(1) में तो यही लिखा है, ऑल द मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स आर severally and individually liable for all their actions. क्यों? Why to do that? Hand over everything to an agency. It can be outsourced. Why am I saying this thing? Because once you outsource that thing, you will not think of resigning from the managing committee. You will complete your term. You are not required to handle the society ऑफिस में बैठ के हर चीज को देखना। आपके लायबिलिटी नहीं है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। आप भी खुश रहोगे और मेंबर भी खुश रहेगा। जनरल बॉडी का अथॉरिटी नहीं है ये बोलने का कि नहीं सिर्फ सेक्रेटरी ही साइन करेगा उसके अंदर, क्योंकि मैनेजिंग कमेटी ने अपने अथॉरिटी उस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, उस सेक्शन 2/27 के जरिए उस ऑफिसर को डेलीगेट कर दिया हुआ। आज भी आपने डेलीगेट किया हुआ है कई काम, जैसे मैंने बताया इनकम टैक्स का काम आप नहीं करते हो, आपने और किसी को डिलीट किया। तो क्या मैनेजिंग जनरल बॉडी ये बोल सकती है मैनेजिंग कमेटी को कि नहीं नहीं आपको ही फाइल करना है वो चीज, आपको ही उसके अंदर सारा चालान बनाना है? नो सर, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, सो व्हाई डू यू वांट टू इन्वॉल्व योरसेल्फ और 3 महीने के बाद नको नको मला रिजाइन करून टाकायचे, बहुत खूब झंझट हो रहा है बाबा, ऐसा है वैसा है ये वो। आपको जब काम ही नहीं करना है, आपको खाली डिसीजन लेना है, कोऑर्डिनेशन का छोड़ो, आप हर चीज में बीच में घुसने का छोड़ के आप खाली डिसीजन मेकिंग अगर आप लेते हो तो आपकी सोसाइटी बहुत अच्छी तरह से चलेगी, डिस्प्यूट नहीं होगा, कोई आपके ऊपर फंड्स खाने का एलिगेशंस नहीं लगाएगा। आपकी मैनेजिंग कमेटी को जो डिबार करते हैं 5 साल के लिए सेक्शन 75 में, उस चक्कर से आप निकल जाओगे, क्योंकि वो ऑफिसर जवाबदारी होगा। सेक्शन 75 में अगर आप देखेंगे तो ऑफिसर के भी लिमिट दिया हुआ है, ऑफिसर डिबार हो सकता है, आप दूसरा ऑफिसर रखोगे, लेकिन मैनेजिंग कमेटी डिबार हो जाएगी, इसका चांसेस खत्म हो जाता है। मैनेजिंग कमेटी के ऊपर एलिगेशन आएगा, इल्जाम आएगा, तोहमत आएगा कि आपने पैसा खा लिया, वो हो नहीं सकता क्योंकि वो एजेंसी देख रही थी। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी सरकार ने भी कई काम, अपने कई फंक्शनिंग्स को आउटसोर्स कर दिया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इन्फोसिस है, ब्रॉडकॉम है, ऐसे एजेंसीज को सरकार ने पोस्ट ऑफिस के कई काम आउटसोर्स कर दिए। पासपोर्ट ऑफिस, आपको पता ही होगा, पासपोर्ट ऑफिस का काम टाटा कंसल्टेंसी वाला देखता है। सिर्फ मेन काम जो है एग्जैक्टली 1 या 2% का काम सिर्फ सरकारी डेलीगेटेड ऑफिसर देखता है, बाकी सब काम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज देखती है। इनकम टैक्स फाइलिंग, बैंगलोर में जो मेन ऑफिस है, आपका पैन कार्ड का काम, आपका आधार कार्ड का काम, ये सरकार खुद नहीं देख रही है आज के दिन पे। ये टाटा कंसल्टेंसी जैसे सर कंपनियों को आउटसोर्स कर दिया। गूगल करिए, आपको इसका सारा डिटेल्स मिल जाएगा। आप रेलवे में ट्रेवल करते हो
आपका फूड सप्लाई जो आ रहा है वो रेलवे खुद नहीं कर रहा है। आप गूगल करोगे तो रेलवे का आउटसोर्स काम किया हुआ है स्विगी को। आप जिससे फोन करके खाना मंगाते हो कभी कभी घर पे, स्विगी है या और एक दो और भी एजेंसीज है। तो इस समय आज के दिन पे रेलवे का खाने पीने का सप्लाई का काम इट हैज बीन आउटसोर्स टू स्विगी। टिकट बुकिंग का काम आप देखोगे, रेलवे का टिकट बुकिंग का काम है, एयरलाइंस के टिकट बुकिंग का काम है, वो आपने सारा आउटसोर्स किया हुआ है। हजारों एजेंसीज हैं जो रेलवे के लिए टिकट बुकिंग करते हैं। खाली इंडिया को छोड़ो, इवन फॉरेन गवर्नमेंट्स आल्सो दे हैव आउटसोर्स्ड मेजॉरिटी ऑफ देयर फंक्शंस टू प्राइवेट एजेंसीज। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स मिलेंगे। फ्रेंड्स बने रहिए, हम एक 2 मिनट का स्पॉन्सर का ब्रेक लेते हैं। वी विल कम बैक। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। Welcome back, friends. Now we will take up questions by our friends here. We are taking questions only relating to today's topic. आज का टॉपिक आपको जैसे बताया, मैनेजिंग कमेटी की ड्यूटीज क्या हो सकती है। इतने ढेर सारे ड्यूटीज हमने चर्चा किया अभी, और क्या ये सारी ड्यूटीज हम प्रोफेशनल एजेंसीज को हैंड ओवर कर सकते हैं? क्या मैनेजिंग कमेटी का हर काम, एक या दो इन्ना बिन्ना काम छोड़ के, क्या हम हर काम प्रोफेशनल एजेंसीज को हैंडल कर सकते हैं क्या? ये हमारा आज का टॉपिक है। फ्रेंड्स हु वांट टू आस्क क्वेश्चंस, प्लीज क्लिक ऑन द हैंड सिंबल ऑन योर स्क्रीन। आपके स्क्रीन में ऐसा एक हैंड सिंबल है, उसको आप क्लिक कर दीजिए। वी विल टेक अप योर क्वेश्चंस इन सीक्वेंस। We are taking up only one short question per person. While asking questions, please switch on your video. The webinar does not provide any type of consultation or advice to your personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. Knowledge and experience sharing
is based on take it or leave it basis without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. So friends, आप जिस किसी को भी क्वेश्चन पूछना है, please raise your click on that hand symbol and then we'll start taking up questions. Naveen sir, go ahead please, your question. नमस्कार सर। नमस्कार साहब। ये जो लीगल सर्विसेज के लिए समझो कैजुअली कभी कभी कोई छोटे मोटे इशू के लिए अगर अपॉइंट करना हो, और एक तो होता है कि ईयरली कोई बड़ा इशू, कोई कुछ भी बड़ा भी इशू आ गया तो ईयरली रिटर्नरशिप अगर करना हो तो फिर वो जनरल बॉडी के पावर में आता है या एमसी कैन अपॉइंट बोथ ऑफ द थिंग्स। एक तो छोटा मोटा केस के लिए समझो लॉयर अपॉइंट करना है और एक ईयरली बेसिस पे अगर रिटर्नरशिप का करना है तो एमसी कैन अपॉइंट और इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द जनरल बॉडी। नवीन साहब, थोड़ा 2 मिनट आपसे मैं आर्ग्यू कर लेता हूं। आप तजुर्बे कार उम्र के हैं, इसके लिए मैं आपसे आर्ग्यू करना चाहूंगा। अभी समझो एक आपको लीगल एजेंसी अपॉइंट करना है, बाकी मेंबर को भी मैं ज्वाइन इनवाइट करता हूं। अगर चर्चा पे अगर आपका आधा मिनट 1 मिनट के लिए कोई व्यू होगा तो आप इसी चर्चा इसी पॉइंट के ऊपर आप चर्चा करें। तो नवीन साहब से ये प्रश्न है कि एक लॉयर को अपॉइंट करना है एक केस के लिए, अगर हम जनरल बॉडी के पास में जाते हैं और जनरल बॉडी का वो सेक्शन 72 वाला जो सेक्शन है, देखिए आपको याद होगा, जिसमें जनरल बॉडी का पावर सुप्रीम है, जो जनरल बॉडी ने बोला वही फाइनल है। यस। जनरल बॉडी के पास आप जाते हैं, बोलते हैं कि भाई अनिल शर्मा को अपॉइंट करना है ये केस के लिए। जनरल बॉडी बोलती है नहीं अपॉइंट करना, हमारे पास पैसा नहीं है, जानबूझ के बोलती है, क्योंकि आपको भी पता है कि 100 मेंबर के सोसाइटी में खाली 20 ही मेंबर आते हैं अटेंड करने के लिए, 15-20 मेंबर ही आते हैं। और उस 15-20 मेंबर में से आप ये गारंटी समझिए कि वो जो ट्रबल मेकर मैंने बताया 1%, 2% वाले, वो पक्का ही अटेंड करेंगे। हाँ, ज्यादा ही आते हैं। तो जो बाकी मेंबर क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ट्रबल मेकर मेंबर आए हुए हैं, मैं बोलूंगा तो मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस छोड़ो। अभी लॉयर अपॉइंट करना है, जनरल बॉडी बोलता है मेरे को अपॉइंट नहीं करना है, या जनरल बॉडी बोलता है अनिल भाई को नहीं सुनील भाई को अपॉइंट करो। दूसरा ग्रुप बोलता है नहीं सुरेश भाई को अपॉइंट करो। चौथा ग्रुप बोलता है, ग्रुप ही होते हैं ना आपके सोसाइटी में, 2-2, 3-3, 4-4 मेंबर का ग्रुप होता है। तो ऐसे 5 लॉयर को अपॉइंट करने का सजेशन आता है। अभी जनरल बॉडी का सुन के आप किसको अपॉइंट करना चाहोगे? अपॉइंट तो जनरल बॉडी को, क्योंकि आपने बोला कि जनरल बॉडी अपॉइंट करे या तो मैनेजिंग कमेटी अपॉइंट करे। अभी जनरल बॉडी में से 5 लॉयर आया हुआ है, अभी जनरल बॉडी डिसाइड नहीं कर पा रही है किसको अपॉइंट करना है। एक सिनारियो ये हुआ, दूसरा सिनारियो ये हुआ, जनरल बॉडी बोलती है नहीं नहीं हमको किसको भी अपॉइंट नहीं करना है। अब उस केस का क्या होना है जैन साहब? हाँ, वो तो लॉयर तो करना ही होगा अपॉइंटमेंट, तो इट इज अ नेसेसिटी ऑफ द दैट मोमेंट। And supposing if this power was given to the managing committee, और पावर एक्चुअली आपने किसको चुना है? मैनेजिंग कमेटी को चुना है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्निंग फंक्शन के लिए। कि आप जनरल बॉडी के पास जाओगे, सब कौन सा मैनेजर को अपॉइंट करो, ये 25 मैनेजर है, ये लो बायोडाटा लो, सब जन उसको रीड करो। आप जनरल बॉडी की मीटिंग में 1 घंटा खर्चा करना चाहोगे या 25 घंटे करना चाहोगे? नहीं हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक्ट में लिखा हुआ है कि मैनेजिंग कमेटी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्निंग बॉडी, उसी के ऊपर सुपुर्द ये काम दिया हुआ है। जनरल बॉडी का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। नहीं, मेंबर कभी कभी क्या, जैसे ऑडिटर का क्लॉज आता है ना कि ऑडिटर शुड बी अपॉइंटेड इन जनरल बॉडी, तो उसी का डिफेंस लेकर के बोलते कि लॉयर शुड आल्सो बी अपॉइंटेड फॉर द सोसाइटी इन जनरल बॉडी। जैन साहब, ऐसा है कि सेक्शन 75 में सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर अपॉइंटमेंट के बारे में ये क्लॉज दिया हुआ है, और कोई भी क्लॉज नहीं दिया हुआ है, स्पेसिफिकली दिया हुआ है वो क्लॉज
इसके लिए ऑडिटर जनरल बॉडी में अपॉइंट करना है। उसके लिए भी आपको लगता है कि जनरल बॉडी में अगर 25 ऑडिटर को रिकमेंडेशन आया तो किसको अपॉइंट करेंगे? नहीं होगा, सबके कोई ना कोई पहचान वाले होंगे, दे विल फेवर दोज पीपल, और डिसीजन होगा ही नहीं। करेक्ट है, आपकी बात सही है। एनीबडी एल्स वांट्स टू ऐड एनीथिंग ऑन टू दिस थिंग? कोई भी और हमारे मित्र इस पॉइंट के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे, अपना फीडबैक देना चाहेंगे? आज हमारे फ्रेंड्स को कुछ बात नहीं करना है, खाली सुनने आए हैं क्या? ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चंस? देन वी विल कंटिन्यू, अदरवाइज वी विल कंक्लूड टुडेस वेबिनार। मिस्टर गणपत साहब पूछिए सर आपका। मिस्टर गणपत। साधना मैम आप पूछिए, आपका अनम्यूट करिए। सर सॉरी, आई एम गणपत हियर। हेलो। आपका वीडियो ऑन करिए गणपत साहब। हेलो। साधना मैडम रुक जाइए प्लीज। या मिस्टर गणपत प्लीज गो अहेड। हाँ सर, एडवोकेट अपॉइंट हो गया बाय द कमिटी, तो उसका जो मानधन है या सैलरी है और चार्जेस फॉर एनी पर्टिकुलर केस, वो भी कमिटी डिसाइड कर सकती है या एजीएम के पास लाना पड़े? कमिटी का अधिकार क्षेत्र में है ये डिसाइड करने का। इट डिपेंड्स ऑन द बजट प्रोजेक्शन शीट दैट इज पास्ड इन द जनरल बॉडी अंडर सेक्शन 75। एजीएम के टाइम पे आप बजट प्रोजेक्शन शीट सैंक्शन करते हो। सेक्शन 75 का एक प्रोविजन है, कंपलसरी है वो। आपने अगर वो पास नहीं किया तो आपकी कमेटी 5 साल के लिए डिबर हो जाती है। तो उस बजट प्रोजेक्शन शीट में लीगल एक्सपेंडिचर कितने हद तक करना है वो प्रोजेक्शन है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है सर, वो प्रोजेक्शन है। आपको सोसाइटी चलाने के टाइम पे ये देखना है, जैसे आप घर चलाते हो तो घर चलाने के टाइम पे ये देखते हो आपकी, अच्छा मेरा 2 शर्ट लाना है इस बरस में, अच्छा मेरी बीवी के लिए यह लाना है, अच्छा मेरे बच्चों के लिए यह लाना है, अच्छा आज एक टीवी लाना है, अच्छा आज ये करना है। तो आप प्रोजेक्शन बनाते हो, इजंट इट? और उस प्रोजेक्शन के हिसाब से आप पैसा उसको अलॉट करते हो। आपके जेब में पैसा भरा हुआ है बात अलग है, लेकिन अगर भरा हुआ भी है तो भी आपको कैलकुलेट करना है, उसको बजट प्रोजेक्शन कहते हैं, इजंट इट? आपको एक फ्लैट खरीदने जाना है तो बंदोबस्त करना शुरू करते हो सर पहले से। सेम टू सेम सोसाइटी चलाने के लिए भी आपको आपका बजट का पहले ही बंदोबस्त करके रखना है। सर आपका एमसीएस एक्ट में ये लिखा हुआ है, तो उस बजट प्रोजेक्शन शीट में आपको लिखना है कि भाई प्रोजेक्शन लिखा है ऊपर, बजट प्रोजेक्टेड बजट, उसका नाम ही बजट प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। उसमें आपको लिखना है कि भाई स्वीपर का पगार इतना बढ़ सकता है तो ये प्रोजेक्टेड फिगर है। 4 स्वीपर एडिशनल करना है तो आपका काम है, वो सेक्रेटरी का काम है वो इस प्रोजेक्शन को कैलकुलेट करके जनरल बॉडी के सामने प्रपोज करना। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि प्रपोज कर सकते हो। तो सेम लीगल एडवाइजर का भी, सेम आर्किटेक्ट का भी आप प्रपोज करके रख दो। जो बचा खुचा लास्ट में साल के अंत में वो रिजर्व फंड में जाएगा, या तो आपका नेक्स्ट ईयर में मेंटेनेंस को आप कम कर सकते हो डिपेंडिंग, लेकिन प्रोजेक्शन तो करना है। अपॉइंटमेंट ऑफ एनी अथॉरिटी, of any consultant, of any staff, of any agency can be done only and only by the managing committee। लेकिन उसका जो एक्सपेंडिचर है वो सैंक्शन करने के लिए आपको बजट प्रोजेक्शन शीट में आपको सैंक्शन करना है। आपने अगर बजट प्रोजेक्शन शीट में सैंक्शन नहीं किया हुआ है, किसी कारणवश नहीं किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अचानक आपका सोसाइटी का कंपाउंड वॉल गिर गया, तो आपको ये तो अंदाजा नहीं था कि पानी भर जाएगा या बाहर से कोई ट्रक आके ठोक देगा तो 20-25 फीट कंपाउंड वॉल गिर जाएगा। बजट प्रोजेक्शन शीट में नहीं है। इसके लिए वो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग का भी प्रोविजन दिया हुआ है कि चलो भाई ठीक है, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग कॉल करो, ये 100 रुपए की दीवार बननी है,
उसका ये आर्किटेक्ट का रिपोर्ट है और ये कॉन्ट्रैक्टर का कोटेशन है, इसको सैंक्शन करो करके। अब फंड्स कैसे लेना है, वो सिंकिंग फंड से निकालना है या रिपेयर फंड से निकालना है या जनरल बॉडी से मेंटेनेंस के बिल में मेजर सिविल रिपेयर फंड करके नया हेड ऑफ अकाउंट डाल के लेना है, ये डिपेंड करता है जनरल बॉडी की अथॉरिटी के ऊपर है। Got it, sir. Thank you. Thank you Ganpat ji for joining in today. Sadhna madam. गुड इवनिंग सर। मेरा भी क्वेश्चन मोरलेस वही था कि लीगल एडवाइजर का रिन्यूमरेशन जनरल बॉडी करती है कि नहीं, तो उसमें अभी फर्दर मुझे ये पूछना है कि आपने जो एक पॉइंट बोला कि बजट प्रोजेक्शन शीट अगर नहीं दी गई है, लाइक एवरी अभी करंट एजीएम होगी उसमें बजट प्रोजेक्शन फॉर द करंट ईयर का होना चाहिए, जरूरी है। अगर नहीं होता है तो देन It is called budget projection sheet for the forthcoming year. Forthcoming current year, no? Current year, okay, fine. अगर आप ये लोगे तो आप 23-24 का एजीएम करने वाले हो, 23-24 का बैलेंस शीट वगैरह आप अप्रूव करने वाले हो। हाँ. उस एजीएम के सेट में आपको ये बजट प्रोजेक्शन शीट अटैच करना है, विच विल बी पिछले 2 साल का कैलकुलेशंस है ना, 22-23 का फिगर सारा, 23-24 का फिगर और 24-25 का प्रोजेक्टेड फिगर डालना है। अच्छा, so that comes in the balance sheet itself or a separate sheet as it is a separate sheet but it is based on balance sheet of previous 2 years. Okay. One which is the just concluded FY Right. और एक उसके पहले साल का। Correct. और जो राइटेस्ट मोस्ट कॉलम होगा उसमें आते वाले साल का, मतलब जो चल रहा है जिसको आप प्रेजेंट ईयर बोल रहे हो, 24-25 के लिए। So if that is not given, then what is the consequences? Debarment of managing committee because that is written in section 75. अच्छा, ओके। अभी देखिए अगर आर्ग्यूमेंट करने के लिए ऐसा है कि सेक्शन 75 में क्या क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, टाइमली एजीएम, ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट, ओ फॉर्म जिसको कहते हैं, बजट प्रोजेक्शन शीट, मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट, ये 5-7 आइटम जो है अगर आप सेक्शन 75 खोल के देखोगे तो उसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। आई थिंक इट इज रिटन इन द बायलॉज ऑल्सो, सेम बट फॉरगेट द बायलॉज। To debar, you have to obey the act and move forward. And these are the 5-6 things very important, very compulsory which needs to be done. yes, बायलॉ अगर अमेंड करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एजीएम में हो सकता है। वो सेक्शन 75 में वो दूसरा क्राइटेरिया लिखा हुआ है। सेक्शन 75 में इट इज compulsory to appoint auditor in the general body meeting. 99% सोसाइटीज नहीं करती है क्योंकि जनरल बॉडी में मुझे नहीं पता कि मैं किसको अपॉइंट करूं, मैं नहीं किसी ऑडिटर को पहचानता, तो पैनल लिस्ट बनाया है सरकार ने, तो आप उस लिस्ट को लेके बैठेंगे, उसमें 200 नाम है, आप किसको अपॉइंट करना है, किसी को फेस वैल्यू से तो जानते नहीं हो। तो टिपिकली जनरल बॉडी यही बोलती है कि मैनेजिंग कमेटी साहब लोग जो पिछले साल था ना उसी को रिन्यू कर दो आप, तो उसी को रिन्यू कर देते हैं। अब सेक्शन 81 के हिसाब से 3 साल के ऊपर एक ऑडिटर नहीं कर सकता। करेक्ट। तो जनरल बॉडी बोलती है सेक्रेटरी साहब आप ही देख लो, हम आपको पावर डेलीगेट करते हैं। मैंने अभी डेलीगेशन ऑफ पावर के बारे में बताया, तो सेक्रेटरी साहब को दे दिया। अब सेक्रेटरी साहब जो मर्जी है पैनल में से निकालेंगे, कोई और है, किसी का रिकमेंडेशन है, बगल की सोसाइटी का है, कोई फ्रेंड का है, वहां से ले आएंगे और वो कर देंगे। आपने अगर 30 दिनों के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं किया ऑडिटर का, तो 30 डेज के बाद में आप ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। ना मैनेजिंग कमेटी में कर सकते हो, ना एजीएम में कर सकते हो, ना एसजीएम में कर सकते हो। अब अपॉइंटमेंट के लिए आपको अर्जी देनी है डीआर साहब के ऑफिस में कि गलती हो गई, नहीं अपॉइंट कर पाए, या ऑडिटर नहीं आया, या रिजाइन कर दिया, या भाग गया, या मर मुरा गया, इसके लिए आप अपॉइंट करोगे। लेकिन एजीएम के अलावा आप अपॉइंट नहीं कर सकते
किसी कारणवश नहीं अपॉइंट किया तो आपको डीआर को अर्जी लिखनी है टू डू द नीडफुल. All right. Thank you. Okay. Mr. Ismail Sheikh, your question, please. Mr. Sheikh, अनम्यूट कर दीजिए सर. हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ शेख साहब बोलिए. हाँ सर, मैं विद रिस्पेक्ट टू आउटसोर्सिंग हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स. हाँ, आज का विषय के ऊपर है तो ही करिए. हाँ, इसी पर ही है सर. एक्चुअली हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट 29 सोसाइटीज का कॉम्प्लेक्स है. उसमें से 15 सोसाइटी प्रॉपर्टी टैक्स के लिए केस फाइल किए थे, एक्सेस पाया हुआ है करके. तो उसमें यही हुआ था कि सब जनरल बॉडी नहीं गई थी, मैनेजिंग कमिटीज बैठे थे और उन्होंने एक ना रिटायर्ड डिप्टी लॉ ऑफिसर फ्रॉम बीएमसी हायर किए थे, एनोमसली उसको इलेक्ट किए थे और वो रिप्रेजेंट किए थे हमको 4.5 years in small causes court metro and successfully fought the case. We won the case. 65% reduce हुआ हमारा प्रॉपर्टी टैक्स. तो उसमें ऐसे होता रहा सर कि हम लोग मतलब आई बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ माय सोसाइटी, मेरे को 15 सोसाइटी ने नॉमिनेट किया था. मैं जाता था महीने में 2 बार. 4.5 साल बाद में हम केस जीते थे तो हम आगे उनको एक पेपर पे लिख के पास करते थे सोसाइटी में कि हाँ ये डेवलपमेंट हुआ है. तो ये आउटसोर्सिंग, यू आर एब्सोल्युटली राइट. हम आउटसोर्सिंग करके किसी चीज को उसके सक्सेसफुल एंड तक ला सकते हैं, ना कि हम आपस में लड़ाई झगड़ा करके. यू आर एब्सोल्युटली राइट. कांग्रेचुलेशन शेख साहब, आपने जो अचीव किया उसके लिए सारे फ्रेंड्स के बिहाफ में आपको कांग्रेचुलेशन. आपने मेहनत किया हुआ है. थैंक यू. और आप मुझे ये बताइए कि आपको कुछ नॉलेज था करके आपने कर लिया ये चीज. राइट सर. जिसको नॉलेज है, मुझे अभी आपसे एक चीज बताइए शेख साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपको कोई नॉलेज नहीं है फिर भी आप मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में लड़ने आते हो और खड़े हो जाते हो. करेक्ट. तो आप क्या करोगे फिर? उस सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को क्या देखोगे आप? आई कांट गेट योर क्वेश्चन सर. यू आर स्टैंडिंग फॉर द इलेक्शन इन द सोसाइटी. ओके. बट यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट. जैसे आपको कॉन्फिडेंस था, आपको नॉलेज था, आप गए, आपने बताया आप 15 सोसाइटी का मैटर आपने रिप्रेजेंट किया. करेक्ट. 15 सोसाइटी का मैटर तो एक लॉयर जो एक्सपीरियंस लॉयर है वो भी नहीं रिप्रेजेंट कर सकता है. राइट. और आपने तो पता नहीं कितनी लाखों रुपए बचाए होंगे. डेफिनेटली सर. तो वकील को देते आप तो वकील का भी घर चलता. हाँ, मैं वकील को किए थे सर, बट उसको अंडर द कंडीशन आप सक्सेसफुल करके देंगे तो हम आपको उसकी फीस देंगे. अभी मेरा प्रश्न ये है कि आप नॉलेजेबल नहीं हो, हाँ, फिर भी आप मैनेजिंग कमेटी में आके बैठते हो, तो ऐसे लोगों को मैनेजिंग कमेटी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपकी राय बताइए शेख साहब. नहीं सर, नहीं आना चाहिए सर, नहीं आना चाहिए. तो ऐसे लोग क्यों आ जाते हैं उसके बारे में भी एक आधा शब्द बताइए. उसमें वो ट्रबल क्रिएट करने के लिए आते हैं सर, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए. हम भी कुछ है. और क्या ऐसे लोग आने के बाद में जब उनको लगता है कि अरे मैं तो कुर्सी पे बैठ गया, मैं तो चेयरमैन बन गया, मैं तो सेक्रेटरी बन गया, अंगूठा उठा के बोलेंगे, और जब मेंबर परेशान करना शुरू करते हैं आपको, तो आप क्या करते हैं? हम वो धमकी देते हैं कि हम अपना टाइम छोड़ कर आए हैं, फैमिली टाइम छोड़ कर आए हैं, तुम्हारी नौकरी नहीं करने आए हैं. और 2-4 महीने के बाद में आप क्या करेंगे पता है? रिजाइन कर देते हैं. आप रिजाइन कर दो. आपके ऊपर जो मेजोरिटी वोट से आप आए, सेक्रेटरी बने तो मेजोरिटी वोट से बने. इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों ने आपके ऊपर फेथ रखा, भरोसा रखा, और आपने उस चीज को मजाक मस्ती में लेके इलेक्शन का खर्चा करवा दिया, टाइम खर्चा करवा दिया, बहुत सी चीजें आपने करवा दी. जैन साहब, आप कुछ बोलना चाहोगे? नवीन जैन साहब. इसी विषय पे जैसे अभी हमने शेख साहब से जो चर्चा किया, शेख साहब ने 15 सोसाइटी का मैटर लिया, खुद फॉलो अप किया और हैंडल किया. जैन साहब अनम्यूट करिए माइक्रोफोन. हेलो. आप बताइए सर कुछ इस तजुर्बे के बारे में बताइए. हमारे पास 10-15 मिनट है अभी 9 बजने में.
मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं लास्ट 2 साल से आया हूँ, सोसाइटी में ट्रेजरर हूँ, और लेकिन जो भी इलेक्शन भी होता है ना, तो उसमें बहुत से कैंडिडेट तो सोचते कि मैं फेम के लिए आया हूँ, मुझे एक सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिलेगा, लेकिन काम के ना तो नॉलेज होता है उनको, और ना तो नॉलेज की इच्छा भी नहीं रखते। अभी मुझे भी, मैं गेन कर रहा हूँ, आप जैसे एक्सपर्ट से मैं सीख रहा हूँ, और काफी सीखा है मैंने मेहनत करके, क्योंकि बिना सीखे आप हैंडल भी नहीं कर सकते। इफ यू डोंट हैव द नॉलेज, तो फिर दूसरे जैसे ही हो गए आप, और कॉमन मैन में और आप में क्या फर्क है? तो सोसाइटी का भी काम नहीं होगा, और गलत किसी को होगा तो फिर किसी को सीखने की चाहत है तो वही सीखेगा, लेकिन जो फेम वाला आया है, जिसे क्या बोलते हैं, फेम को क्या बोलते हैं सर हिंदी में? अपनी हैसियत शोहरत। दिखाने के लिए। हाँ, प्रशंसा गेन करने के लिए। हाँ, तो वो आया तो उसको सीखने की उम्मीद हो सकती है क्या? वैसे कुछ आपको क्या नहीं। लगता है? नहीं, टाइम भी नहीं रहता है, बहुतों को टाइम भी नहीं रहता है, समय भी नहीं रहता है। बस मेरा नाम आ जावे कमेटी में, और लोग मुझे सलाम करे, वॉचमैन सलाम करे आते जाते, कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी कर दे मेरे लिए, बस यही यही रहता है। यस, यू आर वेरी राइट। ये आउटसोर्सिंग का जो हमने आज फंडा डिस्कस किया, अभी इसका वीडियो बनेगा, और 1 महीने में ही लाखों लोग देख भी लेंगे इसको। हजारों मैनेजिंग कमेटी के लोग भी देखेंगे, जैसे शेख साहब मैनेजिंग कमेटी में, जैन साहब मैनेजिंग कमेटी में, और भी कई लोग मैनेजिंग कमेटी में। लेकिन ये देखने के बाद में भी, ये समझने के बाद में भी, ये आउटसोर्सिंग वाला जो काम है, टोटल आउटसोर्सिंग, खाली आप बैठ के 1 साल में बैलेंस शीट पे अपना सिग्नेचर करो, वो एजेंसी को हैंडल करने दो। लेकिन फिर भी ये नहीं होने वाला है। वो कारण है आपने अभी जो बताया, वो कि मेरे को तो कुर्सी पे बैठने का है, राइट। मेरे को तो चाहत है पावर दिखाने का, रुबाब करने का, सलाम लेने का, वगैरह वगैरह। एनीवे, वी विल टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन बाय मिस्टर फ्रांसिस मेनेजिस। मिस्टर फ्रांसिस। Yes, sir. बोलिए मेनेजिस साहब। Sir, you have given so many tips regarding how the management committee can work यस सर। in society management, हाँ जी। means outsourcing. यस, The you are management already doing committee. it, sir. Majority of the societies are doing outsourcing work, Yeah. but No, they but do here not is want a, to do outsourcing of the managing committee functions, है ना? क्योंकि आपको झाड़ू नहीं लगाना है yes, sir. और पोता नहीं लगाना है, But उधर साफ the नहीं करना thing है, तो is उसको that दूसरे को दे दिया। when you are outsourcing the work, यस सर। there is a fear and risk. So how to Like, overcome on this? Because there is what a is that, professional. sir? What is the meaning of fear and what is the meaning of risk? आपकी भाषा में आप बताइए, what is your perception? So कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एमसी ने, और वो Okay, कॉन्ट्रैक्ट को उसने मिसयूज किया, हाँ, so that all responsibility comes on the MC. okay, That is a fear. okay. But in my So lecture, in I that did case, say that when you outsource it to somebody, you are outsourcing everything. So when you outsource, what you would be doing, जैसे आपने कोई मेजर सिविल रिपेयर कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, पेंट कंपनी के साथ में, टिपिकली जैसे आज अभी मेरी बिल्डिंग को पेंट करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि वो आर्किटेक्ट को बुलाऊंगा, वो मेजरमेंट लेगा, और फिर वो कॉन्ट्रैक्टर को बुलाऊंगा, फिर वो सब सेटल होगा, फिर वो बोलेगा एशियन पेंट्स, और ट्राई पार्टी एग्रीमेंट का सिस्टम चल रहा है आजकल, है ना? वो कॉन्ट्रैक्टर ने काम नहीं किया तो आप मैनेजिंग कमेटी को तो कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि इट हैज बीन आउटसोर्स टू समबडी एल्स। दैट इज द लॉ, एक्चुअल लॉ। एंड द रिस्क इज व्हाट? इफ यू हैव गिवन अवे द वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी, because of the contract, because of the amendment of the bylaw, because of section 2(7), 2(20), 2(27), you are not liable, you are not responsible, there is no risk to you. However, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैनेजिंग कमेटी ने किया तो वो खुद गलत नहीं कर रही है? There are thousands of cases
in magistrate court criminal cases, thousands of cases in consumer court against managing committee, thousands of cases before DR, before divisional registrar for misappropriation of funds. कर तो managing committee भी वही रही है. There are so many managing committee who are doing this thing already. But if you hand over this show to a third party, you are not liable, you are not responsible, there is no risk to you. I am telling you, this is a legal position. This legal position is defined in section 2 of the MCS Act. हमने उसको समझा नहीं तो हम कुछ भी बोलते हैं, लेकिन रिस्क तो मैनेजिंग कमेटी को है. खुद का जो पैसा खाया उसने, आपका पैसा खाया, आप मेंबर हो सोसाइटी के, तो आप अपने ही लोगों का पैसा खाओगे, वो बड़ा गलत काम है. लेकिन आपका पैसा कोई थर्ड पार्टी खा के चला गया, वो उससे आप लड़ते रहो, लेकिन खुद को तो नहीं करो ना. So I understand कि there is this fear कि he may not do his work, but I fear actually the managing committee itself. You know, when I go to for membership transfers, वो managing committee रुबाब झाड़ती है, नहीं हमको तो इतना पैसा एक्स्ट्रा चाहिए, नहीं आपका तो फाइल हम नहीं करेंगे, आपसे हमारी पुरानी दुश्मनी है, आपने मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा बोल दिया था. This is the fear I against the managing committee. The risk is नहीं, वो सिक्योरिटी एजेंसी को 2 लाख का पेमेंट है मंथली, आप उसके अंदर से 2% ले रहे हो करके. This is the risk. This is the fear. And if that security agency creates a chamchagiri, he rats out, he acts as a snitch, and he tells somebody else कह रहा है मैं तो ऐसा दिया, और वो बोलता है चलो आप तो मैनेजिंग कमेटी को अटकाते हैं, और उसके ऊपर वो केस डालता है चीटिंग का, फ्रॉड का, मिस अप्रोप्रिएशन का, उसके ऊपर वो इंक्वायरी होती है 89 की, फिर 83 की, फिर 88 सेक्शन की, फिर उससे वसूली किया जाता है. सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, एंड आज के दिन पे ऐसे केसेस देर आर देयर इन नॉट हंड्रेड्स, not thousands, but in lakhs, only in Mumbai and Pune alone. Only in Mumbai and Pune alone. There are more than 20 wards in Mumbai. Sir, Yes, the sir. same related question, whether from your experience point of view, Yes, whether sir. you can help to the society to outsourcing agency to appoint. Sir, how to get it. there are already several agencies which are listed on Google, and I believe there is a Just Dial website भी है. There are several ones. You invite agencies via newspaper advertisements. जैसे आप मेंबरशिप ट्रांसफर का डिस्प्यूटेड मैटर न्यूज़पेपर में डालते हो, सिविल रिपेयर के लिए न्यूज़पेपर में डालते हो, इनवाइट करते हो, वैसे आप इस काम के लिए भी इनवाइट करिए. बी न्यूट्रल, इनवाइट फ्यू पीपल, अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव डन, check out their old experiences, and then go ahead and do it. If you ask somebody to recommend, वो कुछ भी चूना लगा के आपको दे देगा, है ना, और फिर आप उसको उसके ऊपर एलिगेशन डालोगे कि सर आपने मेरे को एजेंसी रिकमेंड किया तो वो तो हमारा पैसा लेके भाग गया. पुलिस कंप्लेंट होएगा तो आप पुलिस वाले को ये बोलोगे अरे नहीं वो अनिल शर्मा था ना, उसके रिकमेंडेशन से आया, तो उसमें अनिल शर्मा का भी कुछ होगा. लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर के थ्रू अगर आप मंगाओगे तो ये एलिगेशन आप भी नहीं लगा सकते हो, और वो जो अनिल शर्मा है जिसने रिकमेंड किया वो भी बचा रहेगा. Good point. Try to understand. Never ask for recommendations, even from friends. In this digital world, you can ask your grandfather. That means Google. Everything, each and everything, Google will answer you. Anyway, we will take up next question by Mr. Shankar. Mr. Shankar, आपका वीडियो ऑन करिए and please ask your question. Mr. Shankar, please go ahead. I can't hear you, sir.
हेलो हेलो Yes, please go ahead. Yes. हाँ सर, नमस्ते। जिस तरह एजीएम के लिए नोटिस देना जरूरी है, उसी तरह अगर मैनेजिंग कमेटी का मीटिंग हो रहा है तो उसका नोटिस देना जरूरी है या नहीं है? और अगर मैनेजिंग कमेटी अपना अपना खुद से मीटिंग देता है और किसी मेंबर को निग्लेक्ट करता है, बुलाता ही नहीं है, तो वो मेंबर क्या कर सकता है? जनरल बॉडी की मीटिंग के लिए आप जनरल बॉडी को नोटिस दोगे, है ना? वो एक्ट में लिखा भी है, वो बायलॉज में भी लिखा हुआ है। मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आप सारे मैनेजिंग कमेटी को नोटिस दोगे। 3 दिन का अवधि, 3 दिन का नोटिस पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है बायलॉज में। आई थिंक इट इज बायलॉज 97 या 100 के बीच में है। अगर आपने वो नहीं दिया हुआ है किसी को, तो वो मेंबर जिसको नोटिस नहीं मिली है, वो मीटिंग के दौरान अपना ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड करना चाहिए उसको, कि चेयरमैन को बोलना चाहिए उसको कि मुझे नोटिस नहीं मिली है, मेरा ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड कर लो। वाई यू शुड रिकॉर्ड इट? क्यों रिकॉर्ड करना है ये चीज? कुछ आइडिया आपको शंकर जी? उस मीटिंग को चैलेंज अगर करना है तो हमारा ऑब्जेक्शन जरूरी है। एक तो ये हो गया, और कोई? फॉर क्रिएटिंग एविडेंस एंड और तो नहीं मुझे पता सर। ठीक है, आप उस मैनेजिंग कमेटी में ये सैंक्शन करवाना चाहते हो कि हम 4 मैनेजर रखने वाले हैं और आपको पता ही नहीं है, और मैनेजिंग कमेटी का सेक्रेटरी बोलता है मैं तो मेरा ही आदमी रखूंगा 4 मैनेजर को, और एक एक को 50-50 हजार रुपया वाला मैनेजर रखूंगा। तो आप उस ऑब्जेक्शन के लिए तैयार ही नहीं हो, क्योंकि आपके पास नोटिस ही नहीं है। हो सकता है आप 5,000 रुपये वाला मैनेजर ले आओ, हो सकता है आप सोसाइटी के ही किसी व्यक्ति को, अनएम्प्लॉयड है या बुजुर्ग है या स्टूडेंट है या कोई भी है, हो सकता है वो वॉलंटियर कर दे। यू कैन कीप एनीबडी ऑफ योर सोसाइटी एज योर मैनेजर, एज योर सुपरवाइजर ऑल्सो, प्रो बोनो बेसिस, मतलब बगैर पगार का या पगार के साथ में। एक्स मैनेजिंग कमेटी के मेंबर को छोड़ के सोसाइटी के किसी भी मेंबर को आप पगार के बेसिस पे आप नौकरी पे रख सकते हो। बड़े बुजुर्ग हैं सोसाइटी में, जिनको जिंदगी का तजुर्बा है, शांत स्वभाव रहता है, आप उनको अपॉइंट कर दीजिए, उनको भी काम मिल जाता है, उनका भी टाइम पास हो जाता है, और सोसाइटी के अंदर ही अंदर सारा कुछ होते रहता है। नहीं तो बाहर के लोग आएंगे, जैसे मलाड सोसाइटी ने एक मैनेजर को अपॉइंट किया, उसने 67 लाख रुपए का घपालाबाजी कर दिया, पेपर में छपा, हमने अपने ग्रुप्स में भी 2-3 बार छापा उस चीज को, देखा होगा शायद आपने। हाँ। गूगल करेंगे फ्रॉड बाय सोसाइटी मैनेजर्स, तो 10 लिस्टिंग आपको तुरंत सामने आ जाएगी। वो दूसरा बाहर वाला फ्रॉड करके पैसा लेके चला जाए तो अपना आदमी लेकर चलेगा तो चलेगा मेरे को वो चीज, isn't it? अरे आपके जेब से आपकी बीवी ने पैसा निकाल लिया या आपके बच्चे ने पैसा निकाल लिया, चलेगा वो सर? चल सकता है एक बार, चल सकता है एक बार। लेकिन आपके बाजू वाले ने या ट्रेन में कुछ पैसा निकाल लिया तो आपको कैसा लगने वाला है? तो अपनों का और परायों का ये एक फंडा रहता है, अपने लोगों के ऊपर ज्यादा भरोसा करो। सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी नहीं इनवाइट करता है, रिकॉर्ड करो रेजोल्यूशन, और उसका ऑब्जेक्शन की कॉपी आप सरकारी ऑफिस डीआर के ऑफिस में जमा कर दो। और आप ज्यादा डायनेमिक बनना चाहते हो, अगर यार ज्यादा डायनेमिक का मतलब है दूसरे भाषा में मैनेजिंग कमेटी को परेशान करने, एक्टिविज्म करने चाहते हो, विजिलेंटी बनना चाहते हो, तो डीआर को बोलो कि इंक्वायरी लगा दो, डिसमिस कर दो, एक्ट के अनुसार काम नहीं कर रहे, 146 सेक्शन और 147 सेक्शन लागू कर दो इसके ऊपर, उसको पेनल्टी भी लग जाएगा। एक बार लगेगा पेनल्टी या एक बार नोटिस आएगी, तो अगली बार क्या आपको वो बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे? आपको क्या लगता है शंकर जी? वो डिस्क्वालीफाई के दिए जाएंगे शायद। आपको एक बार नोटिस देके नहीं बुलाया, आपने कंप्लेंट कर दिया, डीआर ने उसको नोटिस निकाल दिया, तो बुलाएंगे नेक्स्ट टाइम, वो जरूर बुलाएंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम पूरे के पूरे 5 साल पहला नोटिस आपके घर पे आएगा।
हाँ, लेकिन वो फिर मेरे लूप होल, मेरी गलतियां देखेंगे और मुझे डिस्क्वालीफाई कमिटी से बाहर निकालने का ट्राई करेंगे। नहीं, आपको इतना स्मार्ट होना चाहिए कि अगर आपने कंप्लेंट किया हुआ है, अगर आपने चोरी किया हुआ है एक चीज को, तो क्या आपको शोर करना चाहिए मैंने चोरी किया, मैंने चोरी किया? आपको बोलना चाहिए क्या ऐसा? आप नहीं। चुप बैठेंगे? तो ऐसे सूरत पे आप खाली एक्टिविस्ट का काम करोगे। मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में जाके बैठना है, सुनना है। अब आपको मालूम है कि मैंने तो चमचागिरी तो कर दिया डीआर के पास में, अब मैं कुछ भी करूंगा तो ये मेरे पीछे पड़ेंगे। साइन किया मैनेजिंग कमेटी में, जो बैठा, जो रेजोल्यूशन पास हो रहा है होने दो, गलत है सच्ची है, आपको लगा गलत है, डीआर के ऑफिस में जाके कंप्लेंट फाइल करना शुरू कर दो। जब एक्टिविज्म कर ही लिया है तो फिर डरना क्या? Anyway, thank you, Mr. Shankar, for joining in. Thank you, Next sir. question is by Mr. Jayanti Lal Shah. Last question for today, Mr. Jayanti Lal Shah. Mr. Jayanti Lal Shah. Okay, he is not there. So we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody and bye-bye. Thank you, sir. Thank you very much.